सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। बुआ जी, कम्मो भाभी, भाभी कहाँ रह गई आप? कम्मो भाभी आइए ना भाई, कार्यक्रम का समय हो गया है भाभी। मंजू बस चले ही आ रहे हैं, दौड़ते हाफते। देखो भाभी देखो, ये जो समय होता है ना 3 बजे का समय, तो ये अपने सखियों से मिलने का समय होता है। इसमें सब काम का छोड़ दीजिए कीजिए कम्मो भाभी आप। हाँ भाई मंजू, वही सोच के तो हाथ में जो काम था ना वो छोड़ के बस दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। हाँ? कई दिनों बाद सखियों से बात करेंगे। अब इतने दिनों बाद मिलेंगे तो कुछ तो लाएंगे ना अपनी तरफ से। अच्छा, क्या लाइए भाभी आप? हाँ, व्यंजन का दिन है तो अपने पिटारे में आज जो व्यंजन हम लेकर आए हैं ना कुछ अलग से होंगे। अच्छा, बताइए जल्दी से। मंजू, सब्जियां तो हम रोज ही खाते हैं। सब्जी चपाती खा ली, सब्जियों के चीले खा लिए, उबाल के सब्जियां खा ली, मतलब सब्जियां खा ली, रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ लेकिन सब्जियों से जो खास व्यंजन बनते हैं ना, खासकर जो मीठे व्यंजन, हाँ, तो वो चुन रही थी मैं अपनी सखियों के लिए। ओ, इसीलिए देर हो गई कम्मो भाभी आपको। बस समझ लो। हाँ, तो अब जब अगली बार आप ये रेसिपी चुने तो थोड़ा सा समय लेकर के चुनिएगा, ताकि समय पर अपनी सखियों से मिलना। हाँ, तो आज हम सब्जियों से बनने वाले व्यंजन ये तो सीखेंगे ही। इसके अलावा आज है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस, है ना? तो इस विषय पर बात होगी। और क्या होगा भाभी आज? साथ ही सखी विशेष के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाली शिव देवी तोमर जी की कहानी हम जानेंगे। और व्यक्तित्व निर्माण की बागडोर ये किसके हाथ में है ये भी हम बताएंगे आज। बिल्कुल। और साथ ही मंजू, अक्सर हम सुनते हैं कि जब हम छोटे थे, अपने मतलब जब हम छोटे थे तब अपने हमसे जो बड़े थे वो अक्सर ये कहा करते थे, जब हम छोटे थे तब ये होता था, जब हम छोटे थे तब हम ये करते थे, या हमें ये आता था वो आता था। और जब हम बड़े हो गए हैं, अब जो कल के छोटे थे अब आज के बड़े हो गए हैं, तो हम भी तो यही कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये होता था वो होता था। मतलब हमारी जो अभी की आने वाली पीढ़ी है उसको बताते हैं। तो इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा होगी। हाँ कम्मो भाभी, मुझे लगता है कि ये तो एक अनवरत चलने वाला एक सिलसिला है कि जो भी नई पीढ़ी आती है, जब उनका बचपन होता है तो वो बड़ों से ये बात सुनती है कि जब हम छोटे थे तो ये करते थे, और जब वो खुद बड़े हो जाते हैं तब वो अपने छोटों को बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये करते थे। बिल्कुल। तो मतलब ये जो एक विषय है ना, ये काफी बृहद है, इसे बांटा नहीं जा सकता। और वैसे ही असीम संभावनाओं से भरा है हमारा ये आकाश कह लीजिए या यूनिवर्स कह लीजिए। जब इसके बारे में सोचते हैं ना कम्मो भाभी, तो हमें लगता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसमें कितने सारे तारे हैं, सितारे हैं, गैलेक्सी हैं और क्या क्या हैं, और वो भी इतने विशाल, इतने बड़े, वो कहाँ किस तरह से टंगे हुए हैं। ये जब सोचते हैं ना तो बस दिमाग काम करना बंद कर देता है भाभी। भाई मंजू, सोचो कि एक समय रहा होगा जब इंसान आकाश की तरफ देखता था और जब टिमटिमाते तारे देखा करता था, तो सोचता रहा होगा कि भाई वहां पे वो जो टिमटिमाता हुआ तारा है, क्या वहां पे भी जीवन है, या वो जो चंद्रमा दिख रहा है चमकता हुआ, वो कैसा होगा, उसकी सतह कैसी होगी। मतलब काफी सारे प्रश्न। और इस बृहद अंतरिक्ष में जो भी संभावनाएं हैं, एक कहते हैं ना, एक उत्कंठा लगी रहती होगी मनुष्य के मन में कि कैसे उस तक पहुंचा जाए। और वो दिन आया जब अंतरिक्ष में मनुष्य ने पैर रखे। पहली बार मानव को अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए जो अंतरिक्ष यान निकला, तो वो जो ऐतिहासिक तारीख थी ना मंजू, वो थी 12 अप्रैल साल 1961 का दिन। और इसमें सवार थे सोवियत के यूरी गागरिन। हाँ, और कम्मो भाभी, और कुछ थोड़ी सी और जानकारी ये है कि साल 2011 में जब इस पहली अंतरिक्ष उड़ान को 50 वर्ष हुए, तो 7 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तय किया कि इस विशेष दिन की याद में हर साल
12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाएगा। विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है, जबकि अलग अलग देशों में भी इस तारीख को कई अंतरिक्ष संबंधी जो काम है वो किए जाते हैं, या दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। बिल्कुल। तो अब हालांकि एक वो तब का दिन और आज का समय, मानव ने काफी प्रगति कर ली है, हर संभावनाओं को टटोलने लगे हैं हम वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर। तो आशा है आगे और भी परतें खुलेंगी। हाँ, और भी कुछ वैज्ञानिक जो है उनके अनुसंधान चालू हैं और कुछ नई खोजें होंगी, ये इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं ना कम्मो बुआ जी, कम्मो भाभी। कम्मो जी, हमने देखिए ये गाना तो सुन लिया है, और अब जब हम आगे बढ़े थोड़ा। हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे मंजू। जब सपनों की बात होती है ना, तो अलग अलग उम्र के सपने अलग अलग होते हैं, है ना। बचपन, एक छोटा बच्चा अलग सपने देखेगा, और एक बढ़ती उम्र का बच्चा अलग सपने देखेगा, और एक वो जो युवावस्था की ओर बढ़ते हुए जो कदम होते हैं, वो किशोर वयीन जो व्यक्ति है वो अलग सपने देखेगा। हाँ। लेकिन ये जो उम्र होती है ना 15 से 20 साल के बीच की, उस समय आंखों में कई तरह के सपने होते हैं। बड़े रंगीन सपने भी होते हैं, कुछ कर दिखाने के सपने होते हैं, और अक्सर इस उम्र में सभी जीवन के कुछ अहम फैसले लेने के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं। बिल्कुल, और इस छोटी सी उम्र में ही देश की स्वतंत्रता का सपना लिए
हाथों में तलवार पकड़े बहादुरी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थी शिव देवी तोमर। उनकी 14 साल की बहन जयदेवी ने भी साहस का एक अलग अध्याय लिखा। आज इन्हीं वीरांगनाओं की बातें हम करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन कारतूसों की घटना का उल्लेख है, जिन कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए सैनिकों ने मना कर दिया था, इसके कारण सन 1857 की क्रांति ने जोर पकड़ा। इस दौरान कई भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, ब्रिटिश सेना के खिलाफ हो गए और यही समय था जब मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने मिलकर मेरठ छावनी में तैनात ब्रिटिश सैनिकों पर हमला बोल दिया। इसमें लगभग 50 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। देश भर में एक अलग ही आंदोलन शुरू हो गया और देश की आजादी का नारा बुलंद होने लगा। मंजू, कई युवक युवती भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार थे। बिल्कुल ठीक कहा। और मेरठ से 54 किलोमीटर दूर बड़ौत बागपत में रहने वाला एक परिवार देश की स्वतंत्रता के लिए तत्पर था। शाहमल सिंह तोमर के परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी और 2 बच्चियां 16 साल की शिवदेवी तोमर और 14 साल की जयदेवी तोमर थी। पिता शाहमल देश की आज़ादी के लिए जब क्रांति किया करते थे तो दोनों बेटियां उन्हें देखती थी, लेकिन उन्होंने पिता से किसी तरह का प्रशिक्षण इस बारे में नहीं लिया था। जी, जब मेरठ में ब्रिटिश सेना के खिलाफ आंदोलन किया गया तो बड़ौत की घेराबंदी करके शाहमल सिंह ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। एक ऊंचा झंडा भी फहरा दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने जुलाई 1857 को बड़ौत के पास बदक गांव में शाहमल तोमर और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। शाहमल सिंह तोमर इस हमले में शहीद हो गए और 32 स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया गया। उन्हें सरेआम सजा दी गई। यही नहीं, ब्रिटिश सेना ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया और लूटपाट भी की गई। और इन अत्याचारों को आंखों के सामने देखने के बाद शिवदेवी तोमर ने यह फैसला किया कि वो अपने पिता के स्वप्न को पूरा करेंगी। इस अत्याचार का बदला भी अंग्रेजों से लेकर रहेंगी। यही वो दिन था जब शिव देवी ने कुछ करने की चाह से अपनी सहेली किशन देवी से मुलाकात की। बाद में गांव के कुछ युवक युवतियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई गई। वो अब ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार थे। तलवार और लाठियां उठाकर बंदूकों का सामना करने निकले दल का नेतृत्व कर रही थी शिव देवी। जब उन्हें ये पता था कि इसमें उनकी अपनी जान की बाजी लगी है, पर वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ी। इधर बड़ौत के 32 स्वतंत्रता सेनानियों को सरेआम फांसी देने के कारण अंग्रेज समझ रहे थे कि अब किसी तरह की कोई बगावत नहीं होगी। तभी शिवदेवी तोमर और उनका दल जो था, उन्होंने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। वीरांगना की तरह लड़ती हुई शिवदेवी और साथियों ने तकरीबन 17 सैनिकों को मार गिराया और कई घायल किए। इसमें उन्हें ही चोट लगी, लेकिन सारे अंग्रेज बड़ौत से भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने शिवदेवी के शौर्य और उत्साह की सराहना की। जब उनकी चोट का इलाज किया जा रहा था, उसी समय ब्रिटिश सेना लौटी और शिवदेवी पर कई गोलियां दाग दी। वो अपनी मातृभूमि के लिए ये वीरांगना शहीद हो गई। अपनी बहन के साथ ये व्यवहार देखकर 14 साल की जयदेवी का खून खौल उठा। उन्होंने आसपास के युवाओं को इकट्ठा कर लखनऊ जाती ब्रिटिश सेना का पीछा किया। साथ ही रास्ते में आने वाले गांव कस्बों के युवाओं को भी इस ओर जागृत किया। मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, मैनपुरी और इटावा के युवा भी उनके साथ हो लिए। लखनऊ में ब्रिटिश टुकड़ी से बदला लेने के लिए कई दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ा इन्हें, लेकिन सभी युवा अपनी जगह डटे रहे। कहा जाता है कि आखिर जयदेवी तोमर को वो अधिकारी मिल गया जिसने उनकी बहन पर गोली चलाई थी। छोटी बहन ने बड़ी बहन का बदला लिया। बाकी युवाओं ने भी ब्रिटिश सेना पर धावा बोल दिया। इस क्रांति में जयदेवी भी शहीद हो गईं। बाद में स्थानीय निवासियों ने उन्हें लखनऊ में श्रद्धांजलि दी और वहीं प्रतीकात्मक रूप से उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। शिवदेवी और जयदेवी तोमर ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए बहादुरी और साहस का परिचय दिया, और यही नहीं, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर भी कर दिए। ऐसी वीरांगनाओं को हमारा विनम्र नमन। बिल्कुल, शिवदेवी और जयदेवी तोमर, आज हम उन्हें याद भी करते हैं और एक बार फिर हमारा उन्हें विनम्र नमन। दगाबाज तुरी बतिया ना मानू रे,
बतिया ना मानू रे, ओ ना मानू ना मानू ना मानू, बतिया ना मानू रे। हमरी गरज को मुख से न बोले, मुख से न बोले पिया, मुख से न बोले। हमरी गरज को मुख से न बोले, मुख से न बोले, अपनी गरज पे लगाए ले छतिया, राम लगाए ले छतिया, ना मानू रे, ओ ना मानू ना मानू ना मानू रे, दगाबाज तुरी बतिया ना मानू रे, पिया मन में तुरे काहे मैं ना जानू रे, दगाबाज तुरी बतिया ना मानू रे। कम्मो भाभी, बताइए कि जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे? हे मंजू, ऐसी बात ऐसा है कि जब हम छोटे थे तो हम तो बहुत कुछ किया करते थे, लेकिन वो उस समय की बात है ना। जैसे जैसे समय बीतता है, अब हो सकता है अपना बचपन हमने जैसे जिया, हमारे जो बड़े थे उनका बचपन उससे और अलग रहा होगा, और आज के जो बच्चे हैं उनका बचपन हमारे बचपन से काफी अलग है। हाँ, ये तो मानती हैं कि नहीं? बिल्कुल मानती हूँ। और समय जैसे जैसे बदलता है, वातावरण बदलता है, तो सबके अपने अनुभव भी बदल जाते हैं, बातें भी बदल जाती है। तो अक्सर हमें बड़ों से ये बात सुनने को मिलती है कि जब हम छोटे थे तो ये किया करते थे या वो करते थे। इसी तरह हम भी कई बार अपने से छोटों को ये कहा करते हैं कि जब हम छोटे थे तो ऐसे थे, और इस तरह से लोगों की बातें बांधते थे। ये बातें कई बार अपने से छोटों को अच्छी बातें सिखाने के लिए भी की जाती थी, कई बार तो ये बस अपनी बात मनवा लेने का एक भावनात्मक दबाव वाला तरीका भी होता है। तो सोचिए, हमारे मम्मी पापा मतलब या हमारे जो बड़े थे, वो एक तरह से जब हम छोटे थे तो हमें कितना कह सकते हैं ना, भावनात्मक रूप से हमें ब्लैकमेल किया करते थे। हाँ, बिल्कुल। वो बात मनवाने के लिए कहते थे कि हम तो छोटे थे तो ऐसे करते थे, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? तो जब उन बड़ों की वो बातें सुनते तो एक भावना हमारे अंदर भी आ जाती कि अरे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा किया तो हमें भी करना है। इस तरह से बड़ों की बात हमें माननी पड़ती थी। और सोचने वाली बात ये है कि जब हम छोटे थे तो जब हम अपने बड़ों से यही सुना करते थे, लेकिन आज हम खुद भी यही बात अपने छोटों से कह रहे होते हैं। तो इसका कारण है कि हर पीढ़ी के साथ एक बदलाव आता है, और कहीं ना कहीं उस बदलाव को स्वीकार करने में वो जो पहली पीढ़ी होती है ना, वो थोड़ी बहुत असमर्थ सी होती है, या उसे वो चीज मतलब आत्मसात नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो इसलिए उन्हें लगता है कि भाई ये सही नहीं है, ये इसको इस तरह से होना चाहिए था। तो ये होता ये है कि जब पीढ़ी बदलती है, यानी इतने सालों का जो एक अंतराल आ जाता है, तो उसमें कुछ बातें भी बदल जाती है। तो बड़ों को छोटों की वो बातें जरा ठीक नहीं लगती, और छोटों को बड़ों की वो पुरानी बातें ठीक नहीं लगती है। तो दूसरा कारण ये होता है कि बड़ों को अक्सर बच्चों में अपना बचपन देखना होता है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले बदलावों के कारण पूरी तरह से कोई भी पीढ़ी एक सी नहीं होती। ये हमें समझना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाती मंजू। तो इसके लिए जरूरत ये है कि भाई जो दोनों पीढ़ियां हैं उन्हें ये समझना होगा कि बीता हुआ जो समय है बचपन के रूप में, अब वो तो लौटेगा नहीं। तो बदलाव हर पीढ़ी में होते हैं, और समझदारी के साथ उन बदलाव को अपनाने में ही भलाई है। और वही जिन्हें ये डायलॉग रोजाना सुनने को मिलता है ना कि भाई हम तो ये किया करते थे अपने बचपने में या अपने छुटकपन में, या हम तो ऐसे करते थे, अपने बड़ों की बात मानते थे, तो जो ये डायलॉग रोज सुनते हैं तो वो इसे पॉजिटिवली लें। हाँ। और ये समझें कि भाई उन्हें कुछ अच्छी चीजें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, और उनमें से अपना सार निकाल के उस अच्छी चीज को ग्रहण करें। बिल्कुल भाभी, कमो भाभी। लेकिन वहीं अपने बदलाव का हिस्सा बड़ी पीढ़ी को भी बनाएं। मोबाइल, सोशल मीडिया जैसे माध्यमों के सुरक्षित उपयोग का रास्ता बताएं। हर सुविधा से उन्हें अवगत कराएं, ताकि वो ये कहें कि जब हम छोटे थे तब ये नहीं जानते थे। अच्छा, ये वाली बात है, तो
इसके लिए जो नई पीढ़ी है उसे भी पुरानी पीढ़ी के साथ थोड़ा तारतम्य बिठाना होगा ना, थोड़ा सामंजस्य रखना होगा। भले वो मतलब एक मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि लो इतने बड़े हो गए और इन्हें अभी तक यही नहीं पता, या थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट। अक्सर जब समय नहीं होता या घर के किसी बड़े ने या बुजुर्ग ने कुछ चीज पूछ ली जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है, तो हो सकता है कि जो दौड़ती भागती युवा पीढ़ी है जिनके पास थोड़ा भी समय नहीं होता काम के चलते, तो वो ये सोचे कि भाई लो इन्हें इतना भी नहीं आता, अब इन्हें बताना पड़ेगा। तो ये भावना मन में न लाने की बजाय थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकाले। और कमो भाभी, मुझे एक बात ये भी एक कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जैसे कई बार है ना, एक घर में 3 पीढ़ी एक साथ रहती है। बिल्कुल। अब 3 पीढ़ी ने अपना जीवन अलग अलग तरह से जिया है, तो उनके विचार भी अलग होंगे, उनका व्यवहार भी अलग होगा, उनके काम करने का तरीका भी अलग होगा। तो ये बात तो ठीक है कि बड़े लोग छोटों को जब ये बात बताते हैं कि हम छोटे थे तो ऐसा किया करते थे, कई कहानियां भी वो उन्हें सुनाते थे, कई अपने अनुभव बताते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं। तो इससे छोटी जो नई पीढ़ी है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बड़ी पीढ़ी को एक बात यहाँ ये भी समझनी चाहिए कि अगर हम हर बात में बार बार उन्हें अगर ये कहेंगे कि हम छोटे थे तो ऐसा करते थे, तुम तो ऐसा करते ही नहीं हो, तो हो सकता है कि जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा विद्रोही हो जाए या आपकी बात को सुने ही ना। तो हमें ये बात उतनी ही कहनी होगी जितनी वो बात सुन ले और उनके समझ में आ जाए। अगर रोज रोज बार बार उन्हें ये बात कहेंगे तो हो सकता है कि ये बात अपना महत्व खो दे। तो भाई समझदारी की बात यही है कि जो दोनों पीढ़ियां हैं, जो समय का अंतर है ना, वो भूलकर एक दूसरे को समझते हुए थोड़ा हम बदले थोड़ा तुम बदलो वाला हिसाब किताब अपनाते हुए आगे बढ़ें। और इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार हमारे श्रोताओं ने काफी विचार भेजे हैं हमें मंजू, और कई श्रोताओं ने तो अपने बचपन की यादें हमसे बांट ली। तो एक कमेंट पढ़ के सुनाते हैं कि जब हम छोटे थे तब ये सपने देखते थे कि हम जल्दी बड़े कब होंगे, क्योंकि तब हमें बड़ों की लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद जब बड़े हो गए तब यह सोचने लगे कि हमारा बचपन ही कितना खूबसूरत हुआ करता था। असल में सही मायनों में अगर देखा जाए तो बचपन वो खूबसूरत पल होता है जो हम जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते। बचपन में खेल कूद, पढ़ाई और मस्ती भरे दिन हुआ करते थे। बचपन में बच्चे बिना किसी तनाव के अपने बचपन को जी सकते हैं, उनके पास कोई समस्या नहीं होती है ना। तो सभी के अपने अनुभव है ना। अनुभव बांटते हुए एक श्रोता कह रही हैं कि जब बचपन में हम गांव में खेतों में चले जाया करते थे, अब यहाँ इन्होंने अपने बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें साझा की हैं हमसे। वहाँ हम भैंस के ऊपर बैठकर बहुत मस्ती करते थे, कभी बकरी के बच्चों के पीछे दौड़ा करते, और इस तरह बचपन में बहुत मस्ती भरे दिन हुआ करते थे। अपने दोस्तों के साथ बाहर मिट्टी में खूब खेलते, जिसके कारण कपड़े बहुत गंदे हो जाते और फिर घर में आके डांट पड़ती। क्या बात है। चलिए अब एक गाना सुन ले, हम आगे बढ़ते हैं।
कम्मो भाभी, एक हमारे श्रोता ये लिखते हैं कि जब हम छोटे थे, मोहल्ले में रहते थे, आस पड़ोस के बच्चे सभी रात को नदी, पहाड़, लंगड़ी, छुप्पन छाई, पांचे, कनेर से बने या चिकने पत्थर के से खेलते। कभी कभी लड़ाई भी होती थी, लेकिन दूसरे दिन दोस्ती भी हो जाती थी। आज वो माहौल नहीं है, शारीरिक व्यायाम की कमी है, बस मोबाइल ही सब कुछ हो गया है। तो ये बात तो ठीक नहीं है कि मोबाइल, हाँ ये भाभी हम देख रहे हैं कम्मो भाभी कि आजकल बच्चे ना दिन भर बस मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और उससे शारीरिक व्यायाम की कमी की वजह से उनमें मोटापा वगैरह ये सब भी हो रहा है। तो अगर इस समय अगर बड़े हमको बोलते थे कि जब हम छोटे थे तो हम ऐसा नहीं करते थे, तो ये बात तो हमें जरूर सुननी होगी। भाई मंजू वही कह रहे हैं कि समय के साथ साथ पीढ़ियां बदलती हैं, उनकी आदतें बदलती हैं। अब देखिए ना, हम छोटे थे तब हमारी परनानी यानी मेरी माता जी की नानी के साथ रहते हुए 40 जने एक साथ, हम बच्चों की संख्या 20। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी मस्ती करते, बारिश में नाला बंद करके चौक पानी में मस्ती, घर इतना बड़ा कि 15 परिवार रह जाते। मेरी परनानी 100 साल से ऊपर तक रही और मेरी बच्ची को भी देखा, तो हमने बहुत भाग्यशाली बचपन जिया है। तो भाई ऐसा भाग्यशाली बचपन सभी का हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कम्मो भाभी हमें एक अंतराल लेना होगा। अंतराल के बाद देखिए हम फिर हाजिर हो गए हैं भाभी, कम्मो भाभी, कार्यक्रम सखी सहेली में मंजू। हाँ बिल्कुल। और देखिए अब बात करेंगे व्यक्तित्व निर्माण की, और ये बागडोर किसके हाथ में है ये हमें तय करना है ना। भाई ये मंजू बात ऐसी है कि व्यक्तित्व निर्माण, जब एक व्यक्ति की पर्सनालिटी बनती है, उसका व्यक्तित्व गढ़ा जाता है, तो एक तो ये बचपन से शुरू होता है। अभी जो हम बचपन की बातें कर रहे थे ना, तो बचपन की बातों में ये सबसे अहम चीज होती है। और जो व्यक्तित्व निर्माण एक व्यक्ति का, उसके संस्कार, उसके आसपास के माहौल, घर का वातावरण, और साथ ही सबसे अहम भूमिका माता पिता की या घर के बड़ों की होती है। बिल्कुल होती है। और अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण बचपन से ही होने लगता है, और कहा क्या जाता है, ये तो सच्ची बात है ना। और ऐसे में किसी की संगत जैसे व्यक्तियों के साथ हो और उनके अनुसार ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि परिवार में किसी सदस्य को ज्यादा महत्व मिलता है और किसी को कम। ये उम्र के हिसाब से भी हो सकता है। बिल्कुल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्ति में कौन से तत्व हैं, प्रेम, त्याग, समर्पण, सच्चाई, सकारात्मक सोच, निश्चलता, और इससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और चरित्र का निर्माण होता है। ऐसा हमारी एक सखी लिख रही हैं। व्यक्ति स्वयं अपने चरित्र का निर्माण करता है। वेल्थ इज लास्ट, नथिंग लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, तो एवरीथिंग लॉस्ट। यानी इनका कहना है कि अगर धन जाता है तो कुछ ज्यादा नहीं जाता, लेकिन अगर एक व्यक्तित्व का चरित्र जाता है तो ये कह सकते हैं कि उसका सब कुछ उसने गवा दिया। तो चरित्र की ताकत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो कहना यही है कि जो व्यक्तित्व निर्माण की जो कहते हैं ना, जो अहम भूमिका है, जो अहम प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं बचपन से और परिवार से ही शुरू होती है। एक शोध ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक दबाव बनाए रखने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति का साथ मिलता है, तो इससे होता क्या है कि उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। कई बार परिवार के सदस्यों के दबाव में युवा मन जो है अपने मन का कोई भी काम नहीं कर पाता, यहाँ तक कि किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, किससे नहीं, ये भी कोई और तय करता है। तो किस विषय से पढ़ाई करना चाहते हैं, कौन सा करियर चुनना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, इन सब ये सारे जो अहम फैसले हैं जो आगे जाकर उस व्यक्ति की अगली जिंदगी का निर्माण करेंगे। ये सारे अहम फैसले भी
कोई और व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए करता है। तो शोध बताता है कि ऐसा दबाव लंबे समय तक झेलने से युवा मन पर बुरा असर पड़ता है। ये असर जीवन भर बना रहता है। जब अपने अनुसार निर्णय लेने का मौका भी आता है तो दबाव झेलने वाले ये व्यक्ति खुद को कमजोर पाते हैं। न सिर्फ परिवार बल्कि कुछ ऐसे भी दोस्तों के कारण भी होता है। दोस्त तय करते हैं कि उनका जो दोस्त है वो किस किस्म का दोस्त है, किससे मिलेगा, किससे बात करेगा, सोशल मीडिया पर किसे फॉलो करेगा, ये सब बातें भी वो अपने दोस्तों के दबाव में करते हैं। तो ये बात थोड़ी सी विचार करने योग्य है ना? बिल्कुल। तो न सिर्फ परिवार बल्कि कुछ ऐसे जो आपने दोस्तों की बात की ना, तो उनमें से हो सकता है कई दबंग दोस्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उस व्यक्ति के मन पे, जो एक युवा मन होता है, बेहद नाजुक होता है, अभी गढ़ रहा होता है, बन रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसके मन पे असर डालती हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, कुछ उपाय अगर हम करें या फिर शुरुआत से अगर ध्यान रखें तो पर्सनालिटी में जो बातें आ जाती है ये आने से बच जाएगी। एक तो परिवार के साथ के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, पर परिवार में यह समझ होना जरूरी है कि एक खास उम्र के बाद युवाओं को भी निर्णयों में शामिल किया जाए, खास तौर से अगर बात उनकी जिंदगी से जुड़ी हो तब तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और युवाओं को भी अगर इस तरह का दबाव महसूस हो रहा है तो ये जरूरी है कि वो घर के बड़ों से बात करने की पहल करें। ये नहीं कि अपने मन में जो कुछ बातें हैं ना, अक्सर कई युवा तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आने के कारण अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने बड़ों से कह नहीं पाते। तो भाई जरूरत है युवाओं को आगे बढ़कर, अगर मन में कोई बात है तो अपने जो खास करीबी हैं, या भले दोस्त हों या घर के बड़े हों जिन पे उन पे विश्वास करते हों, उनसे बात कीजिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो है कि घर के लोगों का ही अपने बच्चों के साथ ऐसा तालमेल होना चाहिए या फिर ऐसा दोस्ताना संबंध होना चाहिए कि बच्चों को अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो अपने बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से इस बारे में कह सके, दिल खोल कर कह सके। मतलब उनमें इतनी हिम्मत हो कि अगर मुझे परेशानी है तो मैं अपने माता पिता से अगर इसे साझा करूंगा या करूंगी तो वो मेरी मदद करेंगे। ये एक विश्वास उनके मन में होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो और इसके अलावा अगर दबाव दोस्तों की ओर से हो तो ये तय किया जा सकता है कि उनका साथी सही है या नहीं, दोस्त इससे हमें दोस्ती रखना है या नहीं रखना है, या उन लोगों से दूर रहना है, तो ये भी तय किया जा सकता है। तो ये भी आपके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत एक सहायक, क्योंकि दोस्तों का तो कभी कभी हमने सुना है ना कि कुछ भी जब बुराई होती है हम, अरे आपने ये करना है क्यों शुरू किया, तो वो ये कहते हैं कि अरे दोस्तों के साथ रह के बस शुरू कर दिया। तो यानी कि संगत का असर, दोस्तों का असर हमारी व्यक्तित्व पर पड़ता ही है, तो इसलिए संगत का भी सही होना जरूरी है। मंजू, ऐसा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो माता पिता के रखरखाव में रहते हैं, है ना। और घर से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया वो देख रहे हैं, उनके दोस्त कौन कौन होंगे ये वो खुद तय कर रहे हैं। आगे चलकर कौन सी राह उन्हें अपनानी है, कहीं ना कहीं वो खुद एक छोटा सा ही निर्णय है वो खुद ले रहे हैं। तो ये उन्हें सीखना होगा कि कौन सी राह सही है, कौन सी गलत है, किस राह जाना है, किस राह नहीं जाना है, संगति किस तरह की करनी है, कैसी नहीं करनी है। ये जो सारे छोटे छोटे प्रश्न है ना, इनका उत्तर अगर शांत मन से खोजेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो जो पर्सनालिटी हमारी है वो धीरे धीरे उसमें निखार आता जाएगा। बिल्कुल। तो जहाँ तक व्यक्तित्व निर्माण की बागडोर है तो ये किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि पूरा परिवार मिलकर के व्यक्तित्व का निर्माण करता है और व्यक्ति स्वयं भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और ऐसा ही कुछ हमारी एक सखी कह रही हैं कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा और बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है ना, इसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है। बिल्कुल। और अब हम एक गीत सुन लें। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। अपने घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। किसी का हो बैठा ये धड़क धड़क कर समझाए। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जब हो खालिश सी पहलू में समझो प्यार ने काम किया। ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने भी आराम किया। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। गीत हमने सुन लिया कम्मो भाभी। और देखो अब जो मतलब खाने पीने की थोड़ी बात करनी है और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग समय होता है जब मंजू मैं वही कहने जा रही थी कि रसोई में जाकर ये ना पूछो कि कढ़ाई है कहाँ और करछी है कहाँ। अगर ऐसा पूछेंगे ना तो घर वाले हमसे कहेंगे कि फिर खाना क्या बनाएंगे जब आपको कढ़ाई और करछी भी पता नहीं है। तो चलिए, वैसे तो देखिए भोजन सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ नई रेसिपी कोई नया व्यंजन कुछ अगर मिल जाए कभी कभी खाने को तो भोजन में बड़ा एक यूं कह सकते हैं ना कि भाई एक मजा आने लग जाता है। कि हम सभी को ना मंजू रोज एक प्रश्न का सामना करना पड़ता है। आज क्या बनाए? हाँ बिल्कुल। आज क्या बन रहा है, नाश्ते में क्या बन रहा है, खाने में क्या बन रहा है, या फिर शाम को भाई क्या मिलेगा खाने में। चलिए आज एक बड़ी एक अलग सी चीज हम बताते हैं, लहसुन की खीर। मतलब ये हम कहने वाले थे कि जब जो सब्जियां होती हैं ना, खाते तो हम रोज हैं, लेकिन उन सब्जियों को भी अलग तरीके से अगर बनाए या कुछ अलग व्यंजन बनाए तो थोड़ा स्वाद भी आएगा और आनंद भी आएगा। और जो बच्चे खासकर जो मुंह बना बना के सब्जियां खाते हैं ना मंजू, तो ये उनके लिए है। हाँ, और मतलब ऐसे व्यंजन अगर हम बनाए तो सब्जियां आसानी से खाई भी जा सकेगी। लोग पूछेंगे कि ये किस चीज से बना है, जब आप कहेंगे कि सब्जी से बनाया तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। घर के लोग बोलेंगे सब्जी से ऐसा भी व्यंजन बनता है। आश्चर्य के भाव के साथ। हाँ, तो देखो लहसुन की खीर किस तरह से बनानी है हम बताते हैं। सामग्री क्या चाहिए? 1 कप लहसुन चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, आधा कप शक्कर, आधा टीस्पून इलायची पाउडर चाहिए, 1 टेबल स्पून पिस्ता चाहिए और 1 टेबल स्पून बादाम कटे हुए। ये तो हो गई सामग्री। अब बनाना किस तरह से है ये बताते हैं। विधि क्या है वो बता देते हैं कि लहसुन के छिलके उतारकर पानी से धोकर उनको पहले तो आप साफ कर लें। उसके बाद एक तपेले में पानी डाल करके गैस को तेज आंच पर चालू कर लें। 5-7 और उसके अंदर ये लहसुन हमें जो छिली हुई लहसुन है, कलियां हैं, ये डाल देंगे। 5-7 मिनट तक उबालने के बाद में एक छलनी पर ये लहसुन निकाल करके रख देंगे ताकि उसका पानी निकल जाए पूरी तरह से। अब एक पैन में दूध और शक्कर
डाल करके चम्मच से चलाते हुए धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक दूध को हमें उबालना है। दूध अच्छा गाढ़ा हो जाने पर उबले लहसुन, इलायची, पिस्ता और बादाम डालकर 20 से 25 मिनट कर इसको उबालना है। और जब ये उबलता रहे तब हमें क्या करना है, लहसुन और दूध को अच्छे से उबल जाने पर चम्मच से लहसुन को अच्छे से दबाकर फेंटना है। उससे क्या होगा कि लहसुन एक पकी हुई तो है और वो थोड़ी घुल मिल जाएगी दूध के साथ में, है ना। और उसके बाद ये सब हो जाए तो इसका मतलब ये कि आपकी खीर तैयार हो गई है। एक सर्विंग बाउल लीजिए, उसमें निकाल कर थोड़ा जितनी आपको सर्व करनी है उतनी लीजिए और ऊपर से कटी हुई बादाम डालकर गर्मा गर्म सर्व करें। और लोग सोचेंगे कि भाई लहसुन की खीर भी कभी बन सकती है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। भाई मंजू, बिल्कुल बन सकती है और ये बड़ी स्वादिष्ट होती है। और खासकर एक कहते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी है ना, उसको बढ़ाने में ये कारगर होती है। जब मौसम बदल रहा होता है तो थोड़ी मात्रा में अगर इसका सेवन किया जाए तो सेहतमंद भी होती है। और जो नई माताएं होती हैं उनके लिए ये खासकर प्रभावी होती है। इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, साथ में पौष्टिक भी होती है और ताकत भी मिलती है। और फिर हम अपनी अगली पीढ़ी को ये भी तो कहेंगे ना कि हमने ये किया था। हम छोटे थे तो हमारी मम्मी ने हमको इस तरह की खीर बना करके खिलाई थी। भाई मंजू, अब टमाटर की प्यूरी बनती है, टमाटर की सब्जी बनती है, टमाटर की चटनी बनती है और कई तरह की सब्जियों में टमाटर डाला जाता है। कम्मो भाभी, ये तो ऐसा होता है कि टमाटर तो लगभग रोज ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो भी सब्जी बनती है, दाल बनती है, उस पर ज्यादातर सब्जियों में टमाटर का इस्तेमाल होता है। और जैसा आपने कहा कि चटनी वगैरह ये तो सब होती है, तो और टमाटर का आज इस्तेमाल करके हम बनाएंगे टमाटर की बर्फी। ओहो, तो इतनी अलग अलग रेसिपीज खोजने में लाने में थोड़ा समय तो लग गया ना, इसीलिए तो लेट हो गया। इसीलिए देरी हो गई आज कम्मो भाभी को। तो चलिए, टमाटर की बर्फी बनाने के लिए सामग्री नोट करें। 3 से 4 टमाटर, 1 कप खोपरा का भूरा चूरा, यानी जो सूखा नारियल होता है ना, उसको कद्दूकस किया हुआ बारीक एकदम, 1.5 कप शक्कर, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून घी, 1 टीस्पून पिस्ता कटा हुआ, या अपने स्वाद अनुसार जितना डालना चाहे, ऐसे ही बादाम कटे हुए, और चांदी का वर्क न डालना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। टमाटर को बनाएंगे कैसे? टमाटर को पानी से धोकर साफ करें। भाई सब्जियों के जितने भी चीजें आप बनाए, हमेशा सब्जियां धोकर ही इस्तेमाल करें। हाँ, तो टमाटर को पानी से धोकर साफ करें और चाकू से काटकर मिक्सर के जार में डालकर इसे बारीक पीसकर इसका पेस्ट बना लेना है। बहुत पतला भी नहीं करना है। और एक बर्तन में अब घी डालकर गैस मध्यम आंच पर चला दें। घी गर्म हो जाने पर ये जो टमाटर का पेस्ट आपको मिला है, इसे डालें उस घी में और खोपरे का बूरा डालकर चम्मच से चलाते हुए वो जो टमाटर का पेस्ट है ना, उसे चलाते रहिए, गाढ़ा होने तक पकाएं। ध्यान रखिए आपको चलाते रहना होगा, वरना वो जो टमाटर का जो पेस्ट है वो जल जाएगा। हाँ, अब पेस्ट गाढ़ा हो जाने पर उसमें शक्कर डालिए, कटे हुए बादाम डालिए, पिस्ता डालिए, या और कुछ ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें तो वो डालिए। और एक सिल्वर फॉइल पर टमाटर का ये जो पेस्ट है, जो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, इसे फैलाइए और ऊपर से चांदी का जो वर्क है वो लगाइए। न लगाना चाहें तो भी कोई बात नहीं, सूखे मेवों से सजा दीजिए और फिर इसे अपने पसंद के आकार की बर्फी में काट लीजिए। बस टमाटर की बर्फी, ये जो है ना, खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा, बहुत स्वादिष्ट और साथ ही बहुत पौष्टिक। और कम्मो भाभी, मुझे ऐसा लगता है इसका रंग भी बहुत बेहतरीन है ना, कि लाल लाल टमाटर, उसमें खोपरा जब डलेगा तो थोड़ा सा टमाटर के रंग को वो हल्का कर देगा और वो जो रंग आएगा, क्या बेहतरीन रंग होगा, वो देखते ही मुझे लगता है खाने का मन करेगा। भाई हमारे बचपन में हमारे बड़े हमसे कहा करते थे कि टमाटर खाया करो तो गाल भी टमाटर जैसे लाल लाल हो जाएंगे। तो 1 टमाटर 2 टमाटर खाने से तो बात नहीं बनती, तो इस तरह की बर्फी खाएंगे तो 4-5 टमाटर आप एक साथ खा सकेंगे। चलिए सुनते हैं गाना। सुनते हैं। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की
गीत तो हमने सुन लिया कम्मो भाभी। और देखो हमारे श्रोता ने, जब हमने बोला कि सब्जियों की से कुछ व्यंजन बनाएंगे, तो हमारे एक श्रोता ने भुट्टो से एक बनने वाला व्यंजन है, उसके लड्डू बनते हैं, वो उन्होंने हमें लिख भेजे हैं और मुझे लगता है ये बड़े स्वादिष्ट होंगे। मंजू, बेसन के लड्डू सुने थे, बूंदी के लड्डू सुने थे, आज के लड्डू सुने थे। कम्मो भाभी आज ये भी सुन लीजिए कि भुट्टे के भी लड्डू बनते हैं। मंजू, आज बुआ जी होती तो भाई उनके साथ बैठ के मजा आ जाता है ना। हाँ, वो भी नई नई रेसिपी, नए नए व्यंजन वो बताती है, और इसके साथ इन चीजों में बनाते समय कुछ कुछ टिप्स है ना, वो भी जब बुआ जी देती है ना, तो वो भी बड़े जवाब होते हैं, काम के होते हैं ना। बिल्कुल, चलिए बताइए। हाँ, तो अब बताते हैं कि कैसे हमें बनाना है भुट्टे के लड्डू। विधि, सामग्री पहले बता देते हैं। 1 किलो भुट्टे चाहिए हमें, 200 ग्राम खोया, 200 ग्राम घी चाहिए, 200 से 250 ग्राम तक शक्कर का बूरा। ये अपनी पसंद के हिसाब से लीजिए, कितना मीठा आप खाना चाहते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि अगर आप भुट्टे लेते तो वो अपने आप में भी थोड़ी मिठास लिए हुए होते हैं, तो उस बात का ख्याल रखें। 2 टेबल स्पून बेसन चाहिए, इलायची पाउडर चाहिए, बादाम कटे हुए, 6 से 7 केसर भीगी हुई, ये हमें लेना है। ये हो गई सामग्री। अब विधि बताते हैं। भुट्टे के दाने निकालकर मिक्सी में उसे पीस लें, ज्यादा महीन नहीं करें। अब कढ़ाई में 150 ग्राम घी डालें, भुट्टे का किस डालें और बेसन डालकर उसको हिलाते रहें। आंच मीडियम रखें। जब बिखरने लगे, बादामी रंग का हो जाए, तो उसे नीचे उतार लें। खोया 5 मिनट तक सेक लें। जब भुट्टे ठंडे हो जाए तो खोया, शक्कर बूरा, इलायची पाउडर, भीगी हुई केसर, कटे हुए बादाम डालकर ये सारी सामग्री डालकर उसे मिला लीजिए। आवश्यकता हो उतना ही घी पिघलाकर डालें। अगर ज्यादा डाल लेंगे तो लड्डू बनेंगे नहीं, इसके लिए घी जितनी जरूरत हो उतना डालें। इसके बाद जो है आप उस मिश्रण के लड्डू बनाइए, और ये लड्डू बना करके आप 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। क्या बात है, तो बहुत कुछ अलग था ये। हाँ, बिल्कुल अलग थी ये रेसिपी। अच्छा मंजू, अगर हम कहें या घर में कहें ना कि भाई शकरकंद उबाल के रखे हैं, आज नाश्ते में मिलेंगे, या शकरकंद की सब्जी बनी है, आज टिफिन में वही दी जाएगी, या शकरकंद से जुड़ी कोई चीज, तो सब मुंह बनाने लगते हैं। हाँ, सबके मुंह पर जो है थोड़ी सी ऐसे भाव आ जाते हैं कि ये भी कोई खाने की चीज है क्या। तो भाई शकरकंद की अगर कहें कि बच्चों को ना अगर अलग तरीके का थोड़ा फैंसी नाम बता दो ना, तो दिमाग नहीं लगाते वो, बस सामने व्यंजन आया और चट। हाँ, तो शकरकंद की ब्राउनी बनाते हैं। शकरकंद की ब्राउनी, वाह क्या बात है। ये तो उसके लिए ब्राउनी का तो नाम सुनकर ही बच्चे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो 1 कप शकरकंद लीजिए आप, कटे हुए। आधा कप पीनट बटर, ये आपको दुकान पे मिलता है। आधा कप बटर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, आधा कप शहद, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ले लीजिए, 1/4 कप दही, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। इन सारे ये सामग्री नोट कर लिया आपने। अब इसे बनाना कैसे है। शकरकंद को पानी से धो लें, सबसे जरूरी बात। एक तपेले में पानी रखकर गैस को तेज आंच पर शुरू कर दें, और पानी में शकरकंद डालकर 5 से 7 मिनट इसे ढक कर उबालना है। ठीक है। अब अच्छे से उबल जाने पर एक छलनी में निकालकर ठंडा हो जाने दीजिए, और छिलके उतारकर इसे अच्छे से मैश करके एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए या टोप में निकाल लीजिए। अब शकरकंद में जो पीनट बटर है, कोका पाउडर है, साथ में शहद, वेनिला एसेंस, दही, दालचीनी पाउडर, नमक और बटर डालकर चम्मच से अच्छे से इसे फेंटना है, यानी अच्छे से आपको मिला लेना है। और 5 से 7 मिनट तक इसे फेंट कर वो जो मिश्रण तैयार हुआ ना, जिसे हम कहेंगे बैटर, एक तरह से जो केक का जो मिश्रण होता है ना, उस तरीके का ये बन जाएगा। अब अगर आपके पास ओवन है तो उसे 175 डिग्री पर शुरू करिए और 10 मिनट के लिए प्री हीट करिए, और ब्राउनी मेकर पर घी लगाइए या बटर लगाइए और तैयार बैटर को उसमें डाल के बस पका लीजिए। ये ब्राउनी तैयार। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कुकर में सीटी निकाल कर भी जैसे केक पकाते हैं उसी तरीके से इस मिश्रण को आपको बर्तन में डालकर पका लेना है। कमो भाभी, मैं तो देखिए इस ब्राउनी के ख्यालों में ही खो गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि गीत सुनते सुनते उन ख्यालों में मैं वो ब्राउनी खा लूँ। ख्यालों में मत खाइएगा, आपको बनाकर बिल्कुल खिला देंगे। जी।
हाय मंजू, गाना सुनने के चक्कर में मैं एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गई। अरे वो क्या है? जो हम शकरकंद ब्राउनी जो बना रहे थे ना, जब हाँ? उसे ओवन में रखेंगे तो उसे लगभग 30 से 40 मिनट तक पकाना है, ये बताना तो मैं भूल ही गई थी। देखिए, और पकी है या नहीं ये देखने के लिए उसमें टूथपिक या कोई नीम की सीख डालकर उसे देख लीजिए। अगर वो साफ निकल आए तो ब्राउनी पक गई है, और अगर उसमें चिपकी रहे, उसका मिश्रण चिपका रहे, तो थोड़ा और पकने दीजिए। ये तो बहुत जरूरी बात थी कमो भाभी, अगर कच्ची रह गई ब्राउनी तो खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मंजू की गाना सुनाने की जल्दी मत किया करो। तो अब जो है घड़ी ने हमको इशारा कर दिया है, अब तो जाना होगा। हाँ, तो आप सभी को मंजू द्विवेदी और कमो का नमस्कार। सखी सहेली।